हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आप सभी को बताने जा रहे हैं कक्षा 10वीं साइंस का ऐसे इम्पोर्टेंट वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि पिछले मैट्रिक एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं और आपके मैट्रिक एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो अगर आप इस मैट्रिक का एग्ज़ाम देने वाले हैं तो आज का यह वीडियो आप सभी को देखना बेहद ही ज़रूरी है। तो चले फ्रेंड्स, बिना समय गवाए पहला क्वेश्चन का सोल्यूशन देख लेते हैं। है दोस्तों, जैसा कि आप सभी मोबाइल स्क्रीन पे पहला सवाल क्वेश्चन नंबर 1 को देख पा रहे हैं। पहला सवाल रसायन विज्ञान का आखिरी चैप्टर जिसका नाम है आवर्तों का वर्गीकरण, उसी चैप्टर से क्वेश्चन लिया गया है और सवाल में पूछा जा रहा है कि आधुनिक आवर्त नियम होते क्या है। तो आसान भाषा में जानिए कि आधुनिक आवर्त नियम का प्रतिपादन हेनरी मोसले महोदय ने किया था। इस नियम के अनुसार तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण उनके परमाणु संख्या के आवर्त फलन होते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या 7 और वर्गों की संख्या 18 होती है। इसे ही आधुनिक आवर्त नियम या आधुनिक आवर्त सारणी कहा जाता है। अब यहीं से मैट्रिक के एग्जाम पेपर में 2-3 ऑब्जेक्टिव सवाल इसी क्वेश्चन से पूछ लिए जाते हैं कि आधुनिक आवर्त नियम का प्रतिपादन किसने किया था। तो आप बताइएगा, हेनरी मोसले नामक महोदय नामक एक वैज्ञानिक के द्वारा आधुनिक आवर्त नियम दिया गया था। उसके बाद में बोला जाएगा कि आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या कितनी होगी। तो आप बता दीजिएगा 7 होती है। आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या कितनी होती है, तो 18 होती है। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है कि हाइड्रोकार्बन क्या है। ऐसे सवाल मैट्रिक के एग्जाम पेपर में 2 नंबर में पूछे जाते हैं कि हाइड्रोकार्बन होते क्या हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं। तो आसान भाषा में जानिए कि हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने यौगिक को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। दोस्तों, ये 2 प्रकार के होते हैं। पहला होते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन और दूसरा होते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। आप सभी को मालूम होगा कि CH4 को हम लोग मीथेन गैस कहते हैं, जो सरल हाइड्रोकार्बन होता है। तो इसमें देखिए कार्बन मिला हुआ है और हाइड्रोजन भी मिला हुआ है। उसी प्रकार से हम लोग C2H4 को देख लीजिए, C3H8 को देख लीजिए। जितने भी हाइड्रोकार्बन का उदाहरण आप देखेंगे तमाम में जान पाएंगे कि सभी में कार्बन एवं हाइड्रोजन का संयोग हुआ होगा। उसके बाद में अगला सवाल है हमारा कि समजातीय श्रेणी क्या है, इसके उदाहरण बताइए। आइए हम लोग जानने जा रहे हैं कि समजातीय श्रेणी होते क्या हैं, इसका उदाहरण हम किस प्रकार से बता सकते हैं। तो दोस्तों, कार्बन यौगिकों की वह श्रेणी जिसमें सभी सदस्यों में एक ही अभिक्रियाशील समूह रहता है उसे ही समजातीय श्रेणी कहा जाता है। एक बार फिर से सुनिए कि कार्बन यौगिकों की वह श्रेणी जिसके सभी सदस्यों में एक ही अभिक्रियाशील समूह रहता है उसे ही समजातीय श्रेणी कहा जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे एल्कोहल के सभी सदस्यों में एक ही अभिक्रियाशील समूह OH रहता है जिसे हम लोग एल्कोहल या एल्डिहाइड भी कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर एथिल अल्कोहल का फार्मूला जान लीजिए, तो C2H5 होता है। प्रोपिल अल्कोहल का जो फार्मूला होता है वो C3H7 होता है। ये दोनों उदाहरण में आप सभी को एक चीज़ कॉमन मिल रहा होगा कि इसमें अभिक्रियाशील समूह दोनों में क्या है, तो OH है। इसी हम कह सकते हैं कि ये दी गई उदाहरण समजातीय श्रेणी के उदाहरणों में से एक है। अगला सवाल हमारा कहता है कि अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का चालन क्यों करता है, यानी वह कौन ऐसा कारण रहा होगा जिसके माध्यम से अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का चालन करता है। तो आप बता दीजिएगा कि अम्ल जल में घुलकर हाइड्रोजन आयनों में टूट जाता है। अम्ल को हम लोग क्या करते हैं, अगर जल में घुलाते हैं ना तो हाइड्रोजन के आयनों में वो टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, अर्थात टूट जाते हैं, जिसके कारण अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का सुचालक हो जाता है। जब विद्युत का सुचालक होगा तो जाहिर सी बात है अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का चालन करने रहेगा। अगला सवाल कहता है मेंडलीव के आवर्त सारणी के दोषों को लिखे, यानी मेंडलीव के द्वारा आधुनिक आवर्त सारणी, यहाँ पे आवर्त सारणी जो बनाई गई थी उनमें कौन कौन सी ऐसे गलतियाँ रह गई थी, वही गलतियाँ वही दोषों को आप सभी को बताना होगा। आप आसान भाषा में लिखिएगा मेंडलीव के आवर्त सारणी के प्रमुख दोष निम्नलिखित है। उसके बाद में रोमन नंबर 1 में लिखिएगा कि मेंडलीव के आवर्त सारणी में हाइड्रोजन का स्थान विवादपूर्ण है। मेंडलीव के आवर्त सारणी अगर देखिएगा ना तो हाइड्रोजन का जो स्थान रखा गया है वो विवादपूर्ण रखा गया है, जो ऐसा नहीं रखना चाहिए था। उसके बाद में मेंडलीव के आवर्त सारणी में अधिक परमाणु वाले तत्व को कम परमाणु भार वाले तत्वों के पहले रखा गया है, जो कहीं से उचित नहीं है।
मेंडलीव के आवर्त सारणी में समस्थानिकों के लिए कोई जगह निर्धारित नहीं किया गया है, जबकि उनके सारणी में लगभग जितने भी समस्थानिक हैं उन सभी के लिए स्थान कहीं ना कहीं निर्धारित किया जाना चाहिए। लेकिन मेंडलीव की आवर्त सारणी में समस्थानिकों के लिए कोई स्थान निर्धारित नहीं किया गया है। उसके बाद में लिखिएगा कि मेंडलीव के आवर्त सारणी में समान तत्व को अलग अलग वर्गों में रखा गया है, जबकि होना तो ऐसा चाहिए था कि मेंडलीव के आवर्त सारणी में जितने भी समान तत्व हैं उन सभी तत्वों को एक वर्गों में रखना चाहिए, लेकिन मेंडलीव की आवर्त सारणी में समान तत्वों को अलग अलग वर्गों में रख दिया गया है। उसके बाद में लिखिएगा कि मेंडलीव की आवर्त सारणी में 8वें वर्ग में तीन तत्वों को एक साथ रख दिया गया है, जिससे विवाद फैल गया है। अतः मेंडलीव को होना ऐसा चाहिए था कि आधुनिक आवर्त सारणी में 8वें वर्ग में जितने भी तीन तत्वों को एक साथ रखा गया है उन सभी तत्वों को अलग अलग वर्गों में रखा जाना चाहिए था। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल हमारा कहता है कि विकृत गंधिता क्या है। आसान भाषा में हम लोग जानने जा रहे हैं विकृत गंधिता के बारे में। तो दोस्तों जान लीजिए, वसा एवं तेल से निर्मित पदार्थ में उपचयन क्रिया द्वारा अरुचित गंध एवं स्वाद उत्पन्न हो जाना विकृत गंधिता कहलाता है। अब आसान भाषा में समझिए, देखिए जितने भी वसा एवं तेल के द्वारा बना हुआ जो भी सामान होता है, जब उसमें उपचयन क्रिया हो जाता है तो उसमें क्या हो जाता है, तो अरुचित गंध हो जाता है, यानी बेकार का महक उसमें से निकलने लगता है एवं स्वाद, बेकार का स्वाद उत्पन्न होने लगता है। इससे ही हम लोग विकृत गंधिता कहते हैं। अब यहाँ पे हम लोग बात करने जा रहे हैं आखिर विकृत गंधिता से यानी खाद्य पदार्थों को खराब होने से हम लोग किस प्रकार से बचा सकते हैं। तो आप यहाँ पे कह दीजिएगा कि खाद्य पदार्थों को विकृत गंधिता से बचाने के लिए खाद्य पदार्थों को रेफ्रिजरेटर BHA अथवा BHI का प्रयोग किया जाना चाहिए। अगला सवाल है हमारा कि ऊष्मा शोषी रासायनिक अभिक्रिया क्या है। ऐसे सवाल ही मैट्रिक एग्जाम पेपर में 2 नंबर में पूछ लिए जाते हैं। तो ऊष्मा शोषी रासायनिक अभिक्रिया क्या है, तो हम बता सकते हैं कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के समय ऊष्मा का अवशोषण होता है उसे ही ऊष्मा शोषी रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है। एक बार फिर से सुनिए, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के समय ऊष्मा का अवशोषण होता है उसे हम लोग क्या कहेंगे, तो ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। एक आता है ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया। तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के समय ऊष्मा का अवक्षेपण होता है यानी ऊष्मा का अवक्षेप प्राप्त होता है उसे हम लोग अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। अगला सवाल हमारा कहता है कि अभिक्रियाशील समूह क्या है। तो दोस्तों किसी भी कार्बनिक यौगिकों में उपस्थित वह समूह जिस पर यौगिक के रासायनिक गुण निर्भर करते हैं उसे हम लोग क्या कहेंगे, तो अभिक्रियाशील समूह कहेंगे। फिर से समझिए, किसी भी कार्बनिक यौगिकों में उपस्थित कोई ऐसा समूह हो जिसमें उस यौगिक के रासायनिक गुण निर्भर करते हैं उससे ही हम लोग अभिक्रियाशील समूह कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आप सभी एल्कोहल के अभिक्रियाशील समूह में एक ही अभिक्रियाशील समूह OH रहता है। एल्डिहाइड में देखिएगा तो यही आपका रहेगा एकल बंध CH रहेगा। अम्ल में देखिएगा तो एकल बंध COOH रहेगा। कीटोन में देखिएगा तो लेस देन ग्रेटर देन CO रहता है। ठीक है, तो ये सभी आपका अभिक्रियाशील समूह के उदाहरणों में से एक है। अगला सवाल यहाँ पे देखिए कि क्वेटो प्रोटोकॉल क्या है। मैट्रिक के एग्जाम पेपर में के लिए ये न्यू क्वेश्चन है और आपके मैट्रिक एग्जाम के लिए भी काफ़ी ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो बोला गया क्वेटो प्रोटोकॉल क्या है। तो दोस्तों पृथ्वी पर बढ़ रही उष्णता को कम करने के लिए कई देशों से जापान शहर में क्वेटो शहर में एक सम्मेलन का आयोजन शुरू किया गया था। यानी पृथ्वी पर जितना उष्णता बढ़ रहा है उन सभी उष्णता को कम करने के लिए पूरे देश एक जगह इकट्ठा होकर जापान में एक शहर है जिसका नाम है क्वेटो शहर, उसी में एक सम्मेलन का आयोजन किया गया था। उस सम्मेलन में पृथ्वी पर बढ़ रही उष्णता को कम करने के लिए चर्चा की गई थी और इसी आयोजन जो शुरू किया गया था ना, इसी आयोजन का नाम क्वेटो प्रोटोकॉल रख दिया गया था। अतः हम क्वेटो प्रोटोकॉल को, इसी आयोजन को क्वेटो प्रोटोकॉल के नाम से जानते हैं। अगला सवाल काफ़ी सिंपल है कि अम्ल, क्षार तथा लवण क्या है। आसान भाषा में जानिए कि वह पदार्थ जिसका जलीय विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है तथा स्वाद में खट्टा होता है और धातु से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन आयन देता है, वैसे सभी पदार्थों को हम लोग अम्ल कहते हैं। आसान भाषा में कैसे याद रखिएगा, तो दोस्तों
वैसा पदार्थ जिसका जलीय विलयन, यानी उसका जलीय विलयन नीला लिटमस जितना भी पत्र होगा उसके जलीय विलयन में डालिएगा तो वो लाल कर देगा। स्वाद में देखिएगा अम्ल को तो खट्टा होता है। धातु से जब जिस भी अम्ल को धातु से अभिक्रिया कराइएगा ना तो वो हाइड्रोजन आयन देगा, यानी H पर प्लस देगा। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे देख लीजिए H2SO4 हम लिख दिए हैं। H2SO4 का जो पूरा नाम होता है वो सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। उसके बाद में यहाँ पे HCl दिखाई दे रहा होगा। HCl को हम लोग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं, जो भोजन के पाचन में सहायक होता है। उसके बाद में यहाँ पे आ रहा है ऑप्शन सी में कि HNO3 को हम लोग मेथनोइक अम्ल कहते हैं इत्यादि। यहाँ पे सभी उदाहरण अम्लों के उदाहरणों में से एक है। अब हम लोग जानने जा रहे हैं क्षार के बारे में। तो दोस्तों क्षार वह पदार्थ है जो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, जिसका जलीय विलयन स्वाद में तीखा होता है यानी कड़वा होता है, और धातु से जब क्षार की अभिक्रिया कराते हैं तो हाइड्रोजन आयन के बदले हाइड्रा ऑक्साइड आयन देता है, उसे ही हम लोग क्षार कहते हैं। अब यहाँ पे आसान भाषा में जानिए, वैसा पदार्थ जिसका जलीय विलयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। अम्ल क्या करता है? नीला को लाल करता है, और क्षार लाल को नीला कर देता है। जिसका जलीय विलयन स्वाद में तीखा होता है यानी कड़वा होता है। जब क्षार को धातु के साथ अभिक्रिया कराया जाता है तो हाइड्रा ऑक्साइड आयन देता है, इसीलिए हम लोग क्षार कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे ऑप्शन में देखिए NaCl को हम लोग सोडियम क्लोराइड कहते हैं, जो साधारण नमक का आणविक सूत्र है और यह एक प्रकार का क्षार होता है। KOH देख लीजिए, KOH को हम लोग पोटेशियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। NaOH को हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। MgOH को हम लोग मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। ये तमाम उदाहरण क्षार के उदाहरणों में से एक है। शॉर्टकट ट्रिक याद रखिएगा, जिस भी तत्व या यौगिकों के अंत में OH लगा रहता है ज़्यादातर ऐसे यौगिक क्षार ही होते हैं। अगला यहाँ पे देखिए कि लवण क्या होता है। तो दोस्तों लवण वैसे रासायनिक यौगिक है जो किसी अम्ल के हाइड्रोजन से विस्थापित करने पर बनता है, यानी लवण वह रासायनिक यौगिक है जो किसी भी अम्ल के हाइड्रोजन के विस्थापित करने से बनता है। एग्जाम्पल के तौर पे NaCl को देखिए तो दोस्तों NaCl को हम लोग सोडियम क्लोराइड कहते हैं, जो साधारण नमक का सूत्र होता है, और यह एक प्रकार का क्षार भी है तथा अम्ल भी है। उसके बाद में KCl को हम लोग कहते हैं पोटेशियम क्लोराइड, CaSO4 कहते हैं कैल्शियम सल्फेट। ये तमाम उदाहरण आपके लवणों के उदाहरणों में से एक हैं। अगला सवाल कहता है संक्षारण क्या है, इसे कैसे रोका जा सकता है। आप सभी को आप तो अपने भाषा में जानते होंगे, जंग लगना, बीजी पकड़ना, इसी को हम लोग कहते हैं संक्षारण। तो संक्षारण होते क्या है? अगर किसी धातु में अगर कोई भी ऐसा पदार्थ है जो संक्षारित हो गया है, इसे हम लोग संक्षारण करने से कैसे बचा सकते हैं। तो दोस्तों किसी धातु का अन्य धातु या यौगिक से अभिक्रिया करके अवांछित रूप में परिवर्तित हो जाना संक्षारण कहलाता है। फिर से सुनिए, किसी धातु या अन्य धातु या यौगिक से अभिक्रिया करके अवांछित रूप में परिवर्तित हो जाना संक्षारण कहलाता है। एग्जाम्पल के तौर पे लोहे में जंग लगना संक्षारण कहलाता है। सिल्वर सल्फाइड का बनना संक्षारण कहलाता है। तांबे पर हरे रंग का परत बनना संक्षारण कहलाता है। अब कोई भी तत्व या कोई भी यौगिक कोई भी पदार्थ अगर संक्षारित हो गया है तो दोस्तों संक्षारण को रोकने के धातु को संक्षारण से बचाने के लिए उसे मिश्र धातु में परिवर्तित कर देना चाहिए, यानी उसमें अलग अलग धातु का मिश्रण वाला परत चढ़ा देना चाहिए, तब हम संक्षारण को बचा सकते हैं। या उसके सतह पे जस्ता या सोना चांदी का परत चढ़ा देने से भी संक्षारण होने से धातुओं को बचा सकते हैं। अगला सवाल कहता है रासायनिक गुणों के आधार पर धातु एवं अधातु में अंतर स्पष्ट कीजिए। धातु और अधातु में अंतर स्पष्ट करना है, लेकिन हमें रासायनिक गुणों के आधार पर अंतर स्पष्ट करना है। आप बता दीजिएगा रासायनिक गुणों के आधार पर धातु एवं अधातु में प्रमुख अंतर निम्नलिखित है। आइए जान लेते हैं वो अंतर कौन कौन से हैं। तो दोस्तों धातु के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं, जबकि अधातु के ऑक्साइड जो है ना वो अम्लीय होते हैं। इतना याद रखिएगा कि धातु के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं तो जाहिर सी बात है अधातु के ऑक्साइड क्या होंगे तो अम्लीय होंगे। उसके बाद में रोमन नंबर 2 में लिखिएगा कि धातु अम्ल से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस देता है, जबकि अधातु को जब अम्ल से के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो हाइड्रोजन गैस नहीं देता है। रोमन नंबर 3 में लिखिएगा कि धातु के कार्बोनेट सल्फेट एवं नाइट्रेट होता है।
कार्बोनेट को हम लोग CO3 कहते हैं, सल्फेट को हम लोग SO4 कहते हैं, नाइट्रेट को हम लोग NO3 कहते हैं। तो धातु के कार्बोनेट, सल्फेट एवं नाइट्रेट होते हैं, जबकि अधातु के ना ही सल्फेट होते हैं, ना ही कार्बोनेट होते हैं और ना ही नाइट्रेट होते हैं। उसके बाद में रोमन नंबर 4 में लिखिएगा धातु Cl2, जिसे हम लोग क्लोरीन गैस के नाम से जानते हैं, जिसकी परमाणु संख्या 17, परमाणु द्रव्यमान 35.5 होता है। तो यहाँ पे पूछा गया है, बताया जा रहा है कि धातु Cl2 यानी क्लोरीन से अभिक्रिया करके वैद्युत संयोजक क्लोराइड बनाता है, जबकि Cl2 से अधातु अभिक्रिया करके वैद्युत सहसंयोजक क्लोराइड बनाता है। तो इस प्रकार से दोनों में आप आसानी तरीके से अंतर स्पष्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो लंबी ना हो, जिस कारण मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। उम्मीद है आज का यह वीडियो आप सभी को पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। जितने भी तमाम स्टूडेंट चाहते होंगे इसका PDF डाउनलोड करना, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मोबाइल एप्लीकेशन का लिंक दे दिया गया है। मोबाइल एप्लीकेशन को लिंक को इंस्टॉल करके मोबाइल ऐप से बेहतर तैयारी भी कर सकते हैं और हमारे द्वारा बनाए गए सभी नोट्स का PDF भी फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही questionforexam.com वेबसाइट भी जाके ऑनलाइन क्विज खेलने के साथ ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हैं, या आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़कर वहाँ पे क्विज खेल सकते हैं और वहाँ पे PDF डाउनलोड कर सकेंगे। तो दोस्तों हम जल्द मिलेंगे अगले वीडियो में नए VVI क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए वीडियो के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।